हेलो दोस्तों, मैं मोहित पासवान फिर से एक बार आपके साथ हूँ इस सामान्य विज्ञान की सीरीज़ को लेके। और आज है लेक्चर नंबर 15। ऑलरेडी हम 14 लेक्चर कवर कर चुके हैं। यूनिट 2 चल रही है। यूनिट का नाम है ऊष्मा, हीट। और यूनिट 1 जो थी मैकेनिक्स, यांत्रिकी, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें लगभग हमने 220 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। और जो यूनिट 2 है इसमें भी हम ऑलरेडी 99 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। और आज लेक्चर नंबर 15 में हम क्वेश्चन नंबर 100 से शुरुआत करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 100 क्वेश्चन है कि निम्न तापी इंजनों, यानी कि अगर इंग्लिश में इन्हें कहते हैं क्रायोजेनिक इंजन का अनुप्रयोग होता है। अगर आप न्यूज़पेपर या करंट में कहीं भी इन्हें पढ़ेंगे तो आप निम्न तापी इंजन नहीं पढ़ेंगे, ज़्यादातर क्रायोजेनिक इंजन ही लिखा होता है। तो ये क्रायोजेनिक जो इंजन होते हैं इनका किस चीज़ में यूज़ होता है, तो ये आपको बताना। ऑप्शन ए पनडुब्बी नोदन में, ऑप्शन बी तुषार मुक्त प्रशीतत्रों में, ऑप्शन सी रॉकेट प्रौद्योगिकी में, ऑप्शन सी अति चालकता विषयक अनुसंधानों में। ये IAS में 1995 में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी रॉकेट प्रौद्योगिकी, यानी कि रॉकेट टेक्नोलॉजी में क्रायोजेनिक इंजन्स का यूज होता है। क्रायोजेनिक इंजन वे इंजन होते हैं जो स्पेस में भी काम करते हैं, यानी कि अंतरिक्ष में भी काम करते हैं, क्योंकि अंतरिक्ष में कई सारी प्रॉब्लम होती हैं जिसकी वजह से नॉर्मल इंजन वहाँ पे काम नहीं कर पाते। रीज़न उसके यही है कि वायुमंडल, निम्न ताप, इन्हीं वजहों से। तो इसलिए इसे निम्न ताप इंजन या क्रायोजेनिक इंजन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 इसमें पूछा गया है कि निम्न तापी परीक्षण यानी क्रायोजेनिक जो टेस्टिंग होती है वो किस ताप पर की जाती है। ऑप्शन ए दिया है -20 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी -40 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी -100 डिग्री सेल्सियस और ऑप्शन डी -196 डिग्री सेल्सियस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, माइनस में 196 डिग्री सेल्सियस पर जो क्रायोजेनिक टेस्टिंग की जाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 102। क्वेश्चन नंबर 102 में पूछा गया है कि न्यून तापमानों या क्रायोजेनिक्स का अनुप्रयोग होता है, यानी कि जो क्रायोजेनिक्स वाला मेथड है इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, मैं इसमें से करेक्ट आंसर आपको बता देता हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए अंतरिक्ष यात्रा, यानी कि जो स्पेस ट्रैवलिंग में जो शटल यूज़ होते हैं, रॉकेट या और भी अन्य कोई भी अगर व्हीकल जो यूज़ हो रहा है उसमें क्या क्रायोजेनिक्स मेथड का यूज़ होता है, क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। शल्यकर्म यानी कि जो ऑपरेशंस बोलते हैं जिससे हम शल्य चिकित्सा, उसमें भी यूज़ होता है। और चुंबकीय सत्यापन, मतलब इसका क्या है, मैग्नेटिक टेस्टिंग में भी इसका यूज़ होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। ठीक है, इससे क्या आपका टाइम बचेगा। अगर मैं ऑप्शन बी सी डी तीनों को भी पढ़ता तो थोड़ा टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता, तो थोड़ा हम टाइम सेविंग मेथड को भी यूज़ करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 103। क्वेश्चन नंबर 103 में पूछा गया है किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तन होने को कहते हैं। इसमें क्या है कि मानो कोई सॉलिड मटेरियल है और वो क्या है कि अगर हम उसको गर्म कर रहे हैं तो वो ठोस से यानी कि सॉलिड से किस में जाना चाहिए, लिक्विड में जाना चाहिए, बट वो सॉलिड से सीधा किस में, वाष्प में जा रहा है, गैस की स्टेट में चला जा रहा है, तो वाष्प की अवस्था में जा रहा है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए क्वथन, ऑप्शन बी आसवन, ऑप्शन सी ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन डी बहुलीकरण। तो इसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन सी ऊर्ध्वपातन। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है, और जो ये पदार्थ होते हैं जिनमें ये सब्लिमेशन का प्रोसेस होता है और पातन की क्रिया होती है उनको सब्लिमेट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी सब्लिमेट पे ही बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन नंबर 104 है कि ऊर्ध्वपातज यानी कि सब्लिमेट पदार्थ हैं। ऑप्शन ए कपूर है, ऑप्शन बी नेफ्थलीन है, ऑप्शन सी अमोनियम क्लोराइड है, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो कपूर को तो आप सभी समझ गए होंगे कि कपूर जो वो एक सब्लिमेट है, वो एक ऐसा पदार्थ है अगर उसको गर्म करें तो सीधा ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि उसमें ऊर्ध्वपातन की क्रिया होती है। लेकिन आपको ऐसे जल्दबाजी में देखते ही सीधा आंसर नहीं लगाना, पहले 4 ऑप्शन पढ़ लेने, क्योंकि यहाँ नेफ्थलीन भी सब्लिमेट है, अमोनियम क्लोराइड भी सब्लिमेट है और कपूर तो है।
तो क्या है कि ये तीनों पदार्थ ऐसे हैं जो ऊर्ध्वपातन क्रिया करते हैं, यानी कि अगर इनको गर्म करें तो ये सीधे गैस में बदल जाते हैं, ये द्रव अवस्था में नहीं जाते हैं। इसके बाद तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 105, इसमें पूछा है कि जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिणत होता है कहलाता है। इसमें क्या है कि विच टेम्परेचर एट दैट, कि अगर किसी ठोस पदार्थ को, किसी सॉलिड मटेरियल अगर उसको गर्म करते हैं, वो एक सर्टेन टेम्परेचर पर पहुंच जाता है, तो वो हीट पाकर क्या होगा कि वो द्रव में यानी कि लिक्विड में चेंज हो जाता है। तो वो टेम्परेचर क्या कहलाता है? ऑप्शन ए क्वथनांक, ऑप्शन बी गलनांक, ऑप्शन सी वाष्पन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो वो क्या है? ऑप्शन बी गलनांक। यह गलनांक ही वह ताप बिंदु होता है जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव में बदल जाता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106। इसमें पूछा गया कि जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदल जाता है वो कहलाता है। ऑप्शन ए गलनांक, ऑप्शन बी द्रवणांक, ऑप्शन सी क्वथनांक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसमें पूछा है कि पहले वाले में क्या था कि ठोस से द्रव में चेंज हो रहा है, इसमें पूछा है कि कोई पदार्थ यानी कोई मटेरियल कोई लिक्विड से गैस में बदलता है तो वह जिस टेम्परेचर पे लिक्विड से गैस में चेंज होता है वो क्या कहलाता है? गलनांक कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है, द्रवणांक कहलाता है। तो वो है सही आंसर इसका ऑप्शन सी क्वथनांक, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो ऑप्शन सी। और जो पहला बताया था मैंने गलनांक, इसको कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। क्या? मेल्टिंग पॉइंट। इंग्लिश मीडियम वालों को भी इसमें सहूलियत रहेगी समझने में। और क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107। इसमें पूछा गया है कि शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी कि कोई प्योर मटेरियल है, उसमें अगर कोई अदर मटेरियल हम मिक्स कर देते हैं तो उसका जो गलनांक है, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। मेल्टिंग पॉइंट उसका बढ़ जाएगा, घट जाएगा, या अनचेंज रहेगा, मतलब उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, तो आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, घट जाता है। अगर किसी भी पदार्थ में वो पहले प्योर, अगर उसमें आपने कुछ अदर मटेरियल मिक्स कर दिया तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, जो उसका गलनांक है, वो घट जाता है। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 108। इसमें पूछा गया है कि मिश्र धातुओं के गलनांक उनके अवयवी धातुओं की अपेक्षा निम्न होते हैं, बी उच्च होते हैं, ऑप्शन सी बराबर होते हैं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो पहले हम मिश्र धातु को समझो। तो मिश्र धातु क्या है? तो मिश्र धातु वही होती हैं जिनमें किसी अदर धातु को मिक्स किया गया होता है। सपोज करो कोई धातु ए है और उसमें अगर कोई धातु बी मिला दी, तो जो सपोज करो जो धातु सी आई तो वो क्या एक मिश्र धातु कहलाएगी। तो हमने पीछे वाले जो क्वेश्चन में यही तो समझा है कि अगर किसी पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसका क्या मेल्टिंग पॉइंट घट जाता है। तो इसमें भी यही पूछा है कि उसका गलनांक पर क्या होगा। तो उसका गलनांक क्या होगा? ओरिजिनल पदार्थ के कंपैरिजन में क्या होगा? कम ही होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निम्न होता है। ठीक है, मिश्र धातुओं के जो गलनांक है उनके अवयवी धातु या उसके जो ओरिजिनल एलिमेंट है उसके कंपैरिजन में निम्न होता है। ठीक है, मिश्र धातु मतलब मिलावटी धातु। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 109। इसमें क्या पूछा है कि द्रव से वाष्प में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को कहते हैं। द्रव से वाष्प में, ऑप्शन ए गलन, ऑप्शन बी वाष्पन, ऑप्शन सी क्वथन, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो इस क्रिया को कहते हैं वाष्पन। ठीक है, ऑप्शन बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 110। क्वेश्चन नंबर 110 है कि ठोस से द्रव में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को कहते हैं। मतलब ठोस से द्रव में जा रहा है। ऑप्शन ए गलन, ऑप्शन बी वाष्पन, ऑप्शन सी क्वथन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसको प्रक्रिया को कहते हैं गलन, मतलब गलना यानी कि मेल्टिंग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 111। प्रश्न है कि दाब बढ़ने से किसी द्रव का जो क्वथनांक है, यानी कि जो उसका क्या बॉइलिंग पॉइंट है, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। किसी का प्रेशर बढ़ाने से किसी लिक्विड के
बॉइलिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो बताना आपको। ऑप्शन ए घटेगा, ऑप्शन बी बढ़ेगा, ऑप्शन सी अनचेंज रहेगा यानी कि अपरिवर्तित रहेगा, ऑप्शन डी कभी घटेगा कभी बढ़ेगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बढ़ेगा। अगर हम किसी द्रव का जो प्रेशर है वो बढ़ा देते हैं तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, उसका जो क्वथनांक है वो बढ़ जाता है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 112 अपद्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा, बस लैंग्वेज चेंज हो रही है। आपने अभी जो मिश्र धातु वाला देखा प्रश्न वो, और उससे पहला देखा कि किसी वस्तु में कोई अन्य वस्तु मिलाने पर उसके गलनांक पर क्या पड़ता, सेम यही है। अपद्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो सीधा इसका जवाब होगा घटता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो गया। देख रहे हैं आप, बस लैंग्वेज चेंज हो रही है, क्वेश्चन सेम रिपीट हो रहे हैं। तो हम कोई भी कॉन्सेप्ट हो उस पर इतने सारे यहाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे कि किसी भी तरह से प्रश्न घुमा के पूछ लिया जाए, कैसे भी ट्विस्ट करके, कैसे भी ट्रिक करके पूछा जाए, हम उसको सॉल्व करने की कंडीशन में होंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 113 प्रश्न है कि पानी कब उबलता है। तो ऑप्शन है जब इसका वाष्प दाब 1 ग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर होता है, ऑप्शन बी जब इसका वाष्प दाब पारे के 76 सेंटीमीटर के बराबर होता है, ऑप्शन सी जल का स्थितीय वाष्प दाब वातावरणीय दाब के बराबर होता है, ऑप्शन डी जब पानी का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो ज़्यादातर जो जनरली सभी कैंडिडेट्स क्या ऑप्शन लगाएंगे, मेरे हिसाब से तो ऑप्शन डी लगाएंगे, क्योंकि पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है जनरली। तो ये सही है, बट इसमें एक इससे भी अच्छी इसकी डेफिनेशन दी हुई है ऑप्शन सी वाली, कि जो जल का स्थिति है वाष्प दाब है वो जब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है तो वही उसका क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, वही उसका क्वथनांक होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। जबकि डी इसका यहाँ पे क्यों उतना सही नहीं होगा, तो इसका रीज़न यही है कि जो चेंज हो जाएगा, अगर दाब वाली स्थिति अगर चेंज होती है, कहीं पे दाब कम ज़्यादा होता है तो इससे जो 100 डिग्री सेल्सियस से इससे कम या ज़्यादा हो सकता है। जबकि जो ऑप्शन सी है वो, ऑप्शन सी में जो लाइन लिखी हुई है कि जल का स्थिति है वाष्प दाब जब वातावरणीय दाब के बराबर होता है तभी पानी उबलता है, यानी कि तभी वो उसका क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक बिंदु निकल के आता है। तो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे। तो इस प्रकार से थोड़ा सही से पढ़ें जो भी वहाँ ऑप्शन आपको दिए गए हों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114। इसमें पूछा गया कि पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु यानी कि ट्रिपल पॉइंट होता है। ऑप्शन है 273.16 डिग्री सेल्सियस, इसे 16 नहीं बोलेंगे, 273.16 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 273.16 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी 273.16 केल्विन, ऑप्शन डी 373.16 डिग्री केल्विन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे त्रिगुणात्मक बिंदु यानी कि जो ट्रिपल पॉइंट क्या होता है उसको समझ लेंगे। तो ट्रिपल पॉइंट वह पॉइंट होता है, यानी कि त्रिगुणात्मक बिंदु वह बिंदु होता है जिस पर किसी भी पदार्थ की तीनों अवस्थाएं यानी कि ठोस, द्रव और गैस तीनों संतुलित अवस्था में हो, संतुलन की अवस्था में, तो वह क्या होता है, ट्रिपल पॉइंट कहलाता है, यानी कि त्रिगुणात्मक बिंदु। तो पानी का कितना है, तो पानी का है 273.16 केल्विन। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 115। इसमें पूछा है किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान बढ़ेगा, घटेगा, तेजी से बढ़ेगा, ऑप्शन डी अपरिवर्तित रहेगा। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी घटेगा। अब इसको कैसे समझेंगे, तो इसको ऐसे समझेंगे, अगर हम इसको बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ में, डेली लाइफ के अगर एग्जांपल लेके समझें, जब हमको पसीना आ जाता है और जब वो पसीना भाप बन के उड़ने लगता है हमारे शरीर से, तो हमें ठंडक सी महसूस होती है कि हमारा जैसे टेम्परेचर कम हो गया, हमें कूलनेस फील होती है। तो आप इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जब किसी द्रव का वाष्पीकरण होता है तो उसका तापमान घटता है। यही कारण है कि जब हम किसी मिट्टी के घड़े में या बर्तन में, मिट्टी के में पानी भर देते हैं तो उसमें पानी ठंडा रहता है। रीज़न यही है कि जो उसकी सतह से क्या, वो वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती रहती है। और जब वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती रहती है तो क्या है कि जो अंदर पानी है उसका टेम्परेचर कम होता चला जाता है।
जिसकी वजह से वो ठंडा हो जाता है। यहाँ पे मैं कुछ टर्म को डिफाइन कर देता हूँ, जैसे वाष्पीकरण है एंड इसको इंग्लिश में कहते हैं वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन भी बोलते हैं। तो और जो वाष्प को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वो कहते हैं वेपर। तो अगर आपको थोड़ी दिक्कत हो रही हो तो आप इससे समझ लें, जैसे वाष्प है तो इसका मतलब है वेपर, और जो हमने बताए थे वाष्पीकरण, तो वाष्पीकरण का मतलब वेपोराइजेशन। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 116। क्वेश्चन नंबर 116 की वह ताप जिस पर बर्फ़, पानी और वाष्प संतुलन में रहता है कहा जाता है। तो अभी बताया आपको, तो वो कहलाता है त्रिक बिंदु। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो गया, यानी कि ट्रिपल पॉइंट। इसके तो और जल का कितना है, तो जल का है 273.16 डिग्री केल्विन। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 117। क्वेश्चन नंबर 117 है वाष्पीकरण की दर निर्भर करती है, यानी कि जो वेपोराइजेशन का रेट है वो किस पे डिपेंड करता है, नहीं करता है पूछा है, तो इसलिए ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है। तो वाष्पीकरण की दर निर्भर नहीं करती है, बस इसमें 4 ऑप्शन है, 3 पे तो डिपेंड करती है बट चौथे पे नहीं करती, तो वो चौथा ही हमें फाइंड आउट करना है, उसी को ढूंढ के बाहर निकालना है। ऑप्शन ए द्रव के ताप पर बिल्कुल करती है, ऑप्शन बी द्रव के पृष्ठ क्षेत्रफल पर बिल्कुल करती है, ऑप्शन सी द्रव की संपूर्ण मात्रा पर बिल्कुल नहीं करती है, ऑप्शन डी वायुदाब पर करती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, द्रव की संपूर्ण मात्रा, इसी पर वो नहीं करती है डिपेंड, जो वाष्पीकरण की दर है। यानी कि द्रव के जो टेम्परेचर है उस पर भी डिपेंड करती है, जो द्रव का सरफेस एरिया है उस पर भी डिपेंड करती है, और जो द्रव पर पड़ने वाला प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उस पर भी डिपेंड करती है। बट जो द्रव की टोटल क्वांटिटी है उस पर या उसके मास पर डिपेंड नहीं करती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 118। क्वेश्चन नंबर 118 है कि चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा। अगर हम चावल लें और उसको पकाने चलें, उसको कुकिंग करने चलें, तो हमें कहाँ ज़्यादा टाइम लगेगा, समुद्र तट पर या समुद्र की गहराई में, अगर और नीचे चले जाएं समुद्र में, ऑप्शन सी शिमला में, ऑप्शन डी माउंट एवरेस्ट पर। तो आपने अभी कई सारे प्रश्नों में समझा कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तो क्या वायु दाब में कमी आती जाती है। तो इसको कैसे करेंगे, नीचे की तरफ करेंगे, ऐसे करो, ये ऊंचाई हाइट बढ़ रही है और वायु दाब प्रेशर कम होता जा रहा है। जब प्रेशर कम होता जा रहा है तो क्या है कि वहाँ उसको पकड़ने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो सबसे ज़्यादा ऊंचाई किसकी है, माउंट एवरेस्ट की। तो माउंट एवरेस्ट पे ही सबसे ज़्यादा टाइम लगने वाला है हमको चावल पकाने में। तो चावल नीचे ही पकाने, माउंट एवरेस्ट पे नहीं जाना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 119। क्वेश्चन नंबर 119 है कि किसी निश्चित द्रव के लिए वाष्पन की जो दर है वो निर्भर करती है, यानी कि किसी लिक्विड के इवेपोराइजेशन की जो रेट है वो किस पे डिपेंड करती है। ऑप्शन ए द्रव के ताप पर यानी कि टेम्परेचर पर, ऑप्शन बी वायु के ताप पर यानी कि जो एयर है उसके टेम्परेचर, ऑप्शन सी द्रव की खुली सतह के क्षेत्रफल पर यानी कि जो द्रव है उसका जो ओपन सरफेस एरिया उस पर, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी कारकों पर। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, मतलब सभी जितने भी इसमें फैक्टर्स दिए हैं सभी पे, जो तीनों दिए हैं ए, बी और सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 120। इसमें पूछा है कि जल का क्वथनांक यानी कि जो जल का बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है। ऑप्शन ए सदैव 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी पात्र के पदार्थ पर निर्भर करता है, ऑप्शन सी अपेक्षित आर्द्रता पर निर्भर करता है, ऑप्शन डी जल की खुली सतह के ऊपर के दाब पर निर्भर करता है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो क्या है इसका बताओ। क्योंकि एक प्रश्न लास्ट प्रश्न में भी हमने आपको बताया था कि जो 100 डिग्री सेल्सियस है वो जनरली होता है, सामान्य होता है, बट वो फिक्स नहीं होता, वो चेंज होता रहता है। इसलिए इसमें दिया गया सदैव 100 डिग्री सेल्सियस, तो नहीं, ये गलत है, जबकि बी और सी ऑलरेडी ही गलत हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। तो जल की जो खुली सतह है उसके ऊपर का प्रेशर कितना है उस पर डिपेंड करेगा कि उस जल का वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट उस पर्टिकुलर प्लेस पे कितना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 121। क्वेश्चन नंबर 121 में पूछा कि ऊंची पहाड़ियों पर हिमपात क्यों होता है, यानी कि वहाँ पे बर्फ़ क्यों पड़ती है। तो इसका सही जवाब ढूंढते हैं। ऑप्शन ए ऊंची पहाड़ियों पर कुछ गैस जल वाष्प को जमा कर देती है, कुछ गैस, कोई इसमें सही जवाब आंसर नहीं निकल के आ रहा है। ऑप्शन ए बादल पहाड़ियों पर धरती के निकट होते हैं अतः जलवाष्प जमकर बर्फ़ बन जाती है, इसमें भी कोई लॉजिक नहीं निकल के आया। ऑप्शन सी
ऊंची पहाड़ियों पर तापमान, जो वहाँ का टेम्परेचर वो हिमांक से कम होता है, यानी कि उसके जमने का जो टेम्परेचर उससे भी कम होता है, जलवाष्प जमकर बर्फ़ बन जाती है। ये है इसका करेक्ट लॉजिक। तो इसका जो सही ऑप्शन हो गया वो हो गया ऑप्शन सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 122, इसमें पूछा गया कि पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का कारण है। यानी कि जो आपने देखा कि जैसे हिमालय पे बहुत सारी जो बर्फ़ है वो जमी हुई है, तो वहाँ पे सूर्य की गर्मी पड़ती है, बट वो एक साथ पिघल क्यों नहीं जाती, क्यों नहीं पिघलती है वो एक साथ? ऐसे तो अगर सूर्य की जो रोशनी है वो वहाँ पे कंटिन्यूस पड़ती रहती है, तो इसकी वजह से वो एक साथ क्यों नहीं पिघलती? उसका रीज़न क्या है? ऑप्शन ए आती कठोर हो जाती है, ऑप्शन बी है सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परिवर्तित कर देती है, ऑप्शन सी इसकी विशिष्ट ऊष्मा क्षमता कम होती है, ऑप्शन डी इसमें संगलन की गुप्त ऊष्मा उच्च होती है। तो इसका मैं जवाब बताता हूँ आपको। जैसे ये पर्वत है, तो आपने देखा होगा कि जो बर्फ़ पे शाइनिंग होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, इस पर जो सन रेज जो आती हैं ना वो सीधे आती हैं और ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, जो आएगी वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी ज़्यादातर, मैक्सिमम, सारी नहीं होती, जो थोड़ी बहुत रह जाएंगी जिससे जो हीट होगी तो उससे थोड़ा बहुत बर्फ़ पिघलता है। तो इसका जो सही आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन बी। यह सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परिवर्तित कर देती है, क्योंकि जो बर्फ़ की सतह ऐसी होती है वो उसको जो हीट आती है, हीट कैसे आती है? वो विकिरण के माध्यम से आती है सूर्य से, हमने बताया था। तो रेडिएशन को क्या करती है? रिफ्लेक्ट कर देती है, जिसकी वजह से वो एक साथ ये बर्फ़ नहीं पिघल पाती है, क्योंकि वो ज़्यादा हीट ऑब्जर्व ही नहीं करती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 123। क्वेश्चन नंबर 123 है कि पहाड़ की चोटियों पर आलू को पकाने में अधिक समय लगता है क्योंकि? सेम क्वेश्चन है, बस पूछने का तरीका अलग है। सीधे से है कि वायुमंडलीय दाब जो होता है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, वो क्या हो जाता है? हाइट पे जाने पे कम हो जाता है, इसलिए पहाड़ की चोटी क्या ऊंची होती हैं तो उन पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया, जिससे अधिक टाइम लग रहा है। तो इसका डायरेक्ट बता रहा हूँ, ऑप्शन डी इसका सही आंसर, वायुमंडल दाब कम हो जाता है, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न कई बार आ चुके हैं, बस लैंग्वेज चेंज हो रही है। तो आप अब इतने तो समझ ही गए होंगे कि किस टाइप से इसे सॉल्व करना है। ये SSC CPO सब इंस्पेक्टर वाले एग्ज़ाम में 2012 में पूछा जा चुका है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 124, इसमें पूछा है कि तेज़ हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि? मतलब अगर तेज़ हवा चल रही हो रात में तो आप देखोगे कि सुबह ओस नहीं मिलेगी। तो रीज़न क्या है इसका? ऑप्शन ए, जो वाष्पीकरण की दर है, यानी कि जो इवेपोरेशन का जो रेट है वो ज़्यादा होता है, ऑप्शन बी हवा में नमी कम होती है, यानी कि जो एयर है उसमें मॉइस्चर कम होता है, ऑप्शन सी तापमान ऊंचा रहता है, ऑप्शन डी आकाश साफ नहीं होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। जो इवेपोरेशन होता है, जब तेज़ हवा चलती है तो वो क्या होता है? उसका रेट हाई होता है, वो जल्दी जल्दी वहाँ भाप बन के उड़ता है। ये भी अच्छा प्रश्न था, BPSC में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। यही जो प्रश्न है वो आजकल रिपीट हो गए, जैसे अदर एग्ज़ाम है ग्रुप सी के, उनमें पूछे जा रहे हैं, क्योंकि ये कोर साइंस है और ये कभी चेंज नहीं होती। जो बेसिक फंडामेंटल हैं, जो बेसिक सिद्धांत हैं, जो बेसिक रूल्स हैं वो सेम रहने वाले हैं, ये कभी चेंज नहीं होते। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 125 125, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को कहते हैं? वाष्पीकरण यानी कि वेपोराइजेशन, ऑप्शन बी हिमीकरण यानी कि बर्फ जमने वाली, ऑप्शन सी पिघलना यानी कि मेल्टिंग, ऑप्शन डी ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन। ये भी हम कई बार बता चुके हैं पीछे, तो ये तो आपको देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि इसका आंसर सही क्या है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 126। क्वेश्चन नंबर 126 है कि गर्मी के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा हो जाता है निम्नलिखित समृद्धि के कारण या किस प्रोसेस के कारण ऐसा होता है? तो ये भी हम पहले डिस्कस तो कर चुके हैं इस थ्योरी को कि हाँ ये किस सिद्धांत पर, किस कॉन्सेप्ट पे काम करता है। ऑप्शन ए विसरण, ऑप्शन बी वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन सी ऑस्मोसिस, ऑप्शन डी वाष्पीकरण। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी वाष्पीकरण यानी कि वेपोराइजेशन। ठीक है, वाष्पीकरण की वजह से ही क्या है कि जो मिट्टी के बर्तन में रखा पानी होता है वो ठंडा हो जाता है। चलो इसको थोड़ा समझते हैं। ठीक है, जैसे ये घड़ा है, घड़ा सही से बनना, हाँ चलो बन गया। तो क्या है कि इससे जो पानी मिट्टी वाले में सतह पे आता रहता है, धीरे 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 रिस्क करके देखना, ये गीला सा रहता है सतह। ठीक है, तो यहाँ से क्या है भाप बन के गर्मियों में उड़ता रहता है पानी। जब भाप बन के उड़ता है
तो जो ऊष्मा है ये कम होती जा रही है, इसकी हीट कंज्यूम हो रही है बाहर। तो ये क्या, अंदर का जो पानी है, ये वाला जो पानी है इसके अंदर भरा, इससे हीट बाहर लेता रहता है धीरे धीरे। और जब हीट बाहर आती रहती है तो पानी की जो हीट है वो कम होती रहती है, जिसकी वजह से पानी ठंडा हो जाता है। ठीक है। और वैसे मैंने आपको खुद का भी एक एग्जांपल बताया था, सभी के जो नेचुरल लाइफ में होता है कि जैसे हम पसीने में भीगे हुए हैं और हम जैसे ही शर्ट उतारते हैं तो जैसे पसीना सूखने लगता है, तो हमें ठंडक महसूस क्यों होती है? क्योंकि जो पसीना है वो वेपोराइज होता है, उसका वाष्पीकरण होता है। जब पसीने का वाष्पीकरण होता है तो हमें ठंडक फील होती है, कूलनेस फील होती है, इसी रीज़न की वजह से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 127 यानी कि 127, तो पूछा है कि बर्फ़ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने से टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। ये शायद पिछले किसी लेक्चर में ये भी प्रश्न आ चुका है। तो क्या होता है, तो अधिक जब उनको दबाएंगे आपस में दो टुकड़ों को तो वो चिपक जाते हैं। तो इसका रीज़न ये है कि उनके बीच जो प्रेशर है वो अधिक होता है, और अधिक दाब होने से जो बर्फ़ का जो गलनांक है, मेल्टिंग पॉइंट है, वो बढ़ जाता है। जब वो गलती है तो आपस में चिपक जाती है। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन बी, दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलना बढ़ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी कॉन्सेप्ट पे, क्वेश्चन नंबर 128, कि बर्फ़ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है। और बर्फ़ तो आप समझ गए होंगे, लेकिन स्केटिंग क्या होता है? स्केटिंग एक टाइप का गेम होता है, आपने कभी मूवी में देखा हो कि पैरों में एक क्या बोलते हैं, प्लेन सरफेस सा लगा के उसके ऊपर बर्फ़ पे घिसते हुए चले जाते हैं, घिसते हुए बोलें कैसे भी बोलें, मतलब फिसलते हुए चलते हैं। उसमें छड़ियाँ सी भी दो हाथ में लेके रखते हैं वो, और उसके सहायता से वो बर्फ़ पे पिघलते हुए चलते हैं। आपने देखा होगा मूवियों में किसी भी बर्फ़ पे ऐसा करते हुए। तो इसमें क्या है कि पूछा है कि दाब बढ़ने पर बर्फ़ का गलनांक बढ़ जाता है, घट जाता है, या परिवर्तित रहता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है। तो जो स्केटिंग है वो किस चीज़ को दर्शाता है, किस चीज़ को शो करता है? तो इसका रीज़न ये है कि जब स्केटिंग करते हैं तो क्या है कि दाब बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है, और प्रेशर बढ़ने पर जो बर्फ़ का गलनांक है वो भी बढ़ जाता है, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ही वो स्केटिंग है, जो बर्फ़ पे फिसलने वाली जो गेम है या खेल है वो हो पाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, बढ़ जाता है। इसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129। इसमें पूछा है कि पानी से भरे गिलास में बर्फ़ का एक टुकड़ा तैर रहा है, टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी का तल, ऑप्शन ए बढ़ जाता है, ऑप्शन बी घट जाता है, ऑप्शन सी अनचेंज रहता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन हम पहले भी आपको बता चुके हैं, बिल्कुल सेम टू सेम, तो कॉपी पेस्ट है। तो इसमें क्या होता है, जब हम किसी पानी से भरे हुए गिलास में बर्फ़ का टुकड़ा डालेंगे ना, तभी उसका लेवल अप होगा। उसके बाद वो भले ही पिघल जाए या कुछ भी रहे, उसके बाद उसके जो गिलास के पानी है, उसके जो सरफेस है, उसका जो लेवल है, उसका तो उसमें कोई चेंज नहीं होता। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी, अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, अगर अच्छी नहीं लग रही तो अनलाइक भी करें। ठीक है, उसके बाद जिनके लिए भी ये यूज़फुल है, जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करें, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, क्योंकि जनरल साइंस के क्वेश्चन सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, सभी, तो उनके लिए यूज़फुल हो सकते, तो आप उन तक ये पहुँचाएँ, उन तक शेयर करें। एंड लास्ट में मैं यही कहूँगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।